हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है, आप लोगों को मैंने जितना सारा आज तक डेरिवेशन बताया है, जितना सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को बताया होगा, उम्मीद करता हूं कि सभी लोग आप लोगों ने बेहतरीन तरीका से कर लिया होगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में हम लोग देखेंगे सेल की पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में। आज सेल को हम लोग पैरेलल में जोड़ेंगे और देखेंगे कि इस परिपथ से बहने वाली धारा यानी कि करंट का डेरिवेशन को निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं एक बार और क्वेश्चन को समझाना चाहूंगा। देखिएगा कि सेल के समांतर क्रम संयोजन से बहने वाली धारा के व्यंजक को प्राप्त करें। ठीक है, आज सेलों को किसमें जोड़ेंगे, बोलो समांतर क्रम में जोड़ेंगे। ठीक है, और इसको इंग्लिश क्या बोलेंगे, फाइंड द डेरिवेशन ऑफ करंट ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। ठीक है, तो चलिए जैसा कि मैं आप लोगों को फिगर बना रहा हूँ, आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, मैंने बताया था कि ये जो बड़ा वाला होता है इसको बोलते हैं हम लोग एनोड और इस छोटे वाले को बोलते हैं कैथोड। समझ में आया। मान लो तो ये यहाँ पे एनोड है, ये है कैथोड है, ये भी एनोड है, ये कैथोड है, और यहाँ पे मैं डॉट डॉट दे रहा हूँ। इससे पता चलेगा कि हम लोग जो सेल को कनेक्ट कर रहे हैं उसमें नंबर ऑफ एन सेल है। कितना सेल है, नंबर ऑफ एन सेल है। ठीक है, यहाँ पे एनोड, ये हो गया कैथोड। ठीक है, अब देखो इसको एक पॉइंट से जोड़ेंगे यहाँ पर। ठीक है ना, एनोड को सभी के एनोड को जोड़ रहे हैं। ठीक है, चलो, और इस पॉइंट से एक कैथोड, सभी सेल के कैथोड को जोड़ रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, आ रहा समझ में ना, गुड। और इसको एक परिपथ से जोड़ देते हैं जिसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, इस परिपथ का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो है कैपिटल आर। देखो सेल का विद्युत वाहक बल E है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है। इस सेल का विद्युत वाहक बल भी E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है। ठीक है, E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R, E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R। मैं सबसे पहले बता देना चाहूंगा कि सेल को जो है किसमें जोड़ा गया है, बोलो पैरेलल में जोड़ा गया। तो पैरेलल में जोड़ा जाता है तो इन दो बिंदुओं का बीच का विभवांतर यानी कि A और B बिंदुओं का बीच का विभवांतर जो होगा सेम होगा। तो किसमें होता है, समांतर क्रम में हमेशा धारा के बंटवारा होता है। मान लो इस सेल से बहने वाली धारा आई है, इस सेल से बहने वाली धारा आई है, इस सेल से बहने वाली धारा आई है और इस सेल से भी बहने वाली धारा आई है। तो ये करंट एक साथ मिलेगा, यहाँ पे आई होगा और सेल के एनोड से करंट निकल कर कहाँ जाता है ब्रो, कैथोड की ओर, यानी कि सेल से ऐसे धारा प्रवाहित होगा। बस समझ में आया, सेल से ऐसे धारा क्या होगा, प्रवाहित होगा। आई थिंक आप लोग को समझ में आया होगा ये वाला। अब देखिए ध्यान से समझाता हूं आगे। ठीक है ना, तो ये है सेल का समांतर क्रम संयोजन और हम लोग निकालेंगे इससे इस परिपथ से बहने वाली धारा। इस पूरे सर्किट से जो करंट फॉलो कर रही है उस करंट का हम लोग डेरिवेशन को क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात यह है कि जो सेल को समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है, तो इसके दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर तो क्या होता है, समान होता है। और इस सेल में कितना सेल जुड़ा हुआ है, नंबर ऑफ एन सेल जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो लिख सकते हैं हम लोग लेट नंबर ऑफ एन सेल्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है ना, कहाँ जोड़ा गया बोलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में नंबर ऑफ एल से जोड़ा गया है। अब देखो इस प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है। E क्या है, देखो ध्यान समझो, E है, E इक्वल टू बोलेंगे EMF ऑफ ईच सेल, EMF ऑफ ईच सेल। और एक बात और नोट कीजिएगा यहाँ पे कि जो प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और इस परिपथ का विद्युत वाहक बल, मतलब जितना सारा सेल जुड़ा हुआ है, ठीक है, वो एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। ठीक है, इस पूरे परिपथ का जो विद्युत वाहक बल होगा एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, क्योंकि सेलों को पासों क्रम यानी कि समांतर क्रम में जोड़ा गया है इसलिए। ठीक है, और ए और बी बिंदु का बीच का विभवांतर क्या होगा, समान होता है, यानी कि प्रत्येक इस वायर के लिए विभवांतर सेम, इसके लिए भी विभवांतर सेम, इसके लिए भी विभवांतर सेम, इसके लिए भी विभवांतर सेम। और ये जो है ईएमएफ है ऑफ ईच सेल, मतलब बोलेंगे प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E है और इस पूरे परिपथ का जो विद्युत वाहक बल होगा वो एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक है, किसके बराबर होता है, एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। बात समझ में आया। चलो अब देखो ध्यान समझो, आर क्या है,
स्मॉल आर है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ इट सेल, ठीक है, इंटरनल, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ इच सेल, ठीक है। एक एक बात को नोट कीजिएगा, बेहतरीन तरीका से समझ में आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया ईएमएफ ऑफ इच सेल, स्मॉल आर हो गया इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, और कुछ है क्या, हाँ बोल सकते हैं कैपिटल आर क्या है, ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल है, देखो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। सेल का जो बोलेंगे, इस परिपथ का बोलेंगे, इस परिपथ का जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वो कैपिटल आर है। बात समझ में आया? अब देखो ध्यान समझो, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होगा, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो बोलेंगे इस परिपथ का कुल आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा। तो देखो ध्यान से समझो, चूंकि ये सेल जो है समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, तो यानी कि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी, सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस भी है, तो किसमें है बोलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो जब देखो इंटरनल रेजिस्टेंस, भले ही सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, लेकिन है तो रेजिस्टेंस ही, ये भी धारा का क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो रेजिस्टेंस जब क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता है, तो हम लोग पढ़े हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो होता है कितना होता है बोलो, 1/Rp इक्वल टू होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अगर तीन प्रतिरोध होता, अगर तीन प्रतिरोध हो तो उन तीनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 होगा। ये मैंने आप लोगों को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में टॉपिक में बताया था, ठीक है। और मान लो कि इन तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, अगर मान लो इन तीनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है, तो इस केस में बोल सकते हैं कि R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू R मान लेते हैं, तीनों का रेजिस्टेंस क्या है, सेम है। तो इस केस में क्या होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp इक्वल होगा 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, ठीक है। एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा कितना बोलो, R लेंगे और ऊपर में हो जाएगा 3 हो जाएगा ना, और 1/Rp, यानी कि टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस Rp इक्वल होगा R/3 होगा। यानी कि इसके लिए अगर तीन प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ा गया है और तीनों प्रतिरोध का मान समान है, तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा Rp इक्वल टू R/3, ठीक है। अगर चार प्रतिरोध होगा तो कितना होगा, R/4। अगर 5 प्रतिरोध होता तो कितना होगा, बोलेंगे 5 रेजिस्टेंस होता तो बोलेंगे R/5, ठीक है। इसी तरह मान लो नंबर ऑफ n रेजिस्टेंस जोड़ा रहता तो बोलेंगे R/n। बात समझ में, R/n बोलेंगे। बात समझ में आ गया? अब देखो ध्यान से समझो, उसी तरह यहाँ पे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। कहाँ जोड़ा गया है बोलो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि सभी सेल का जो इंटरनल, जितना सारा सेल है सबका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। देखो R स्मॉल सब इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है। तो इस केस में बोलेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, इस पूरे सर्किट का जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस होगा, तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा बोलो, बोलेंगे टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे R इक्वल टू R/n। मैंने अभी बताया अगर 3 रहता तो क्या लिखते, R/3, 4 रहता तो कितना बोलेंगे R/4, 5 रहता तो बोलेंगे R/5, 6 रहता तो बोलेंगे R/6। इसी तरह कितना है, नंबर ऑफ n सेल आर कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, कितना जोड़ा गया है बोलो, नंबर ऑफ n सेल पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। तो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट कितना हो जाएगा, R इक्वल टू R/n होगा। आई थिंक समझ में आया होगा समझ में। चलो, यानी कि टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल कितना हो जाएगा बोलो, R/n होगा। कितना होगा बोलो, R/n होगा। तो टोटल रेजिस्टेंस, आप बोलेंगे टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दिस सर्किट, अब इस परिपथ का, इस पूरे परिपथ का टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहली बात तो यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस हम लोग का आया R/n आया, तो दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हो जाएगा क्या, टोटल रेजिस्टेंस पूरे परिपथ का जो है कुल प्रतिरोध निकल जाएगा। तो कितना होगा बोलो, कैपिटल R और प्लस स्मॉल r और /n, ये हो गया टोटल रेजिस्टेंस। क्या हो गया बोलो, टोटल रेजिस्टेंस। अब हम लोग निकालेंगे इस परिपथ से बहने वाली धारा, ठीक है। इसे नोट कीजिए, समझ में आया पूरा टर्म, गुड। अब देखो नोट करते हैं आगे क्या बोलेंगे बोलो, करंट इस परिपथ से बहने वाली धारा निकालेंगे। इस परिपथ से बहने वाली धारा, ठीक है, इस परिपथ से
बहने वाली धारा I इक्वल कितना होगा, तो I इक्वल हो जाएगा आपका विद्युत V बाय R, यानी कि बोलेंगे टोटल विद्युत वाहक बल है ना, बोलेंगे उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, बोलो कुल विद्युत वाहक बल, उसी को बोलते हैं टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट। टोटल ईएमएफ ऑफ द सर्किट क्या होगा, बोलो E होगा, और अपॉन रेजिस्टेंस कितना है, बोलो R प्लस स्मॉल r बाय n, यानी कैपिटल R और प्लस स्मॉल r और बाय n। देखो ध्यान समझो, मैंने अभी जस्ट बताया था कि इस पूरे परिपथ का जो विद्युत वाहक बल होगा एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होगा, ठीक है, इसीलिए हो गया E और बाय R। R है टोटल रेजिस्टेंस है R प्लस स्मॉल r बाय n, ठीक है। इसको आगे बढ़ाते हैं थोड़ा, देखो कितना हो जाएगा, बोलो E बाय, इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो एन आर और प्लस स्मॉल r और बाय n, ठीक है, यानी कि हो जाएगा एन ई बाय स्मॉल एन आर और प्लस स्मॉल r, ठीक है। यानी कि इस परिपथ से बहने वाली धारा, यानी कि इस पूरे सर्किट से जो करंट फॉलो कर रहा है वो करंट I इक्वल होता है एन ई बाय एन आर और प्लस स्मॉल r, ठीक है, ये होगा, ठीक है। ये हमारा क्या निकल गया, इस परिपथ से बहने वाली धारा का व्यंजक निकल गया, डेरिवेशन फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग बात करेंगे केस का, क्या बात करेंगे, केस का। इसको फटाक से नोट कीजिए, फटाक से नोट करना है, ठीक है, गुड। और सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रैक्टिस बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अगर प्रैक्टिस होगा ना तो कोई भी चीज हम लोग को इजी लगने लगता है, ठीक है। इसलिए डेली प्रैक्टिस कीजिए, डेली हर टाइम जो है, जब भी आप लोग के पास टाइम रहेगा आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे हम लोग केस फर्स्ट में, क्या बात करेंगे, बोलो केस फर्स्ट। केस फर्स्ट क्या करता है, देखो अगर बोला है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट इज वेरी ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। मान लो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R बहुत ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में, इस केस में बोलेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, नगण्य मानकर छोड़ देंगे, ठीक है, उसको जीरो मान लेंगे, नेग्लिजिबल कर देंगे, ठीक है, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो जब नेग्लेक्ट कर देंगे तो इस परिपथ से बहने वाली धारा का फॉर्मूला क्या पढ़े, I इक्वल टू एन ई बाय एन कैपिटल R और प्लस स्मॉल r, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इंटरनल रेजिस्टेंस को जीरो कर दो, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या करेंगे, जीरो कर देंगे, तो I इक्वल टू, यानी कि इस परिपथ से बहने वाली धारा I इक्वल होगा एन ई और बाय एन आर, एन एन कैंसिल हो गया, तो I इक्वल हो जाएगा E बाय R, E बाय R। अब देखो E बाय R का मीनिंग मैं समझाता हूँ। मान लो एक सेल है मेरे पास, एक सेल को एनोड और कैथोड के परिपथ से जोड़ दिए और इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मान लो R है, इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है, इंटरनल रेजिस्टेंस जो है स्मॉल r जीरो है, इस परिपथ से बड़ा बना दे, चलो चलो यहाँ पे है, तो इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R है और इंटरनल रेजिस्टेंस जो है जीरो है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, जीरो है, और इस सेल का विद्युत वाहक बल मान लो E है। इस परिपथ से बहने वाली धारा क्या होगा, एनोड से कैथोड की धारा प्रवाहित होगा, तो इस परिपथ से बहने वाली धारा यानी कि I इक्वल कितना हो जाएगा, बोलो I इक्वल होगा E और बाय R होगा। तो E बाय R का मतलब हो गया एक सेल से बहने वाली धारा, जिसको मैं I डैश से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो I डैश का मतलब हो गया एक सेल से बहने वाली धारा, बात समझ में आया। इस सेल से मतलब इस परिपथ से बहने वाली धारा I डैश इक्वल होगा E बाय R होगा, बात समझ में आया। तो लिखेंगे हम लोग I इक्वल टू I डैश, I डैश का मतलब हो गया एक सेल से बहने वाली धारा, E बाय R का मतलब होता है एक सेल से बहने वाली धारा। देखो मैं ध्यान से इसका मीनिंग समझाऊंगा कि क्या बोला है, कि अगर सेलों को मान लो समांतर क्रम में जोड़ा गया है, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है, और अगर इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस की तुलना में, इस परिपथ से बहने वाली धारा जो होगी तो एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर होगा। बात समझ में? जैसे हम लोग ऐसे समझते हैं इस बात को कि मान लो कि इसमें नंबर मान लो 1000 से जोड़ा गया है, ठीक है, इस परिपथ में 1000 से जोड़ा गया है, और किसमें जोड़ा गया है, बोलो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जोड़ा गया है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में 1000 से जोड़ा गया है, और अगर एक सेल से बहने वाली धारा 2 एम्पियर, कितना है बोलो, एक सेल से बहने वाली धारा 2 एम्पियर है, और अगर इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो इस केस में क्या होगा, इस पूरे परिपथ से बहने वाली धारा भी क्या होगा, 2 ही एम्पियर होगा, भले ही इसमें 1000 सेल क्यों ना जुड़ा हुआ हो। बात समझ में आया? इस पूरे परिपथ से बहने वाली धारा कितना होगा, 2 ही एम्पियर होगा, क्योंकि इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है। देख सकते हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी ग्रेटर देन इंटरनल रेजिस्टेंस, देन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल
कैन बी नेग्लेक्टेड। अगर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे तो इस परिपथ से बहने वाली धारा I इक्वल टू E बाय आर होगा। E बाय आर का मतलब होता है एक सेल से बहने वाली धारा, जैसे कि मैंने यहाँ पे आप लोगों को बताया है। ठीक है, E बाय आर का मतलब क्या होगा, एक सेल से बहने वाली धारा। अगर इस परिपथ में बोलेंगे कि अगर इस परिपथ में इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, सॉरी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो इस पूरे परिपथ से बहने वाली धारा जो होगी वो एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर होगा। बात समझ में आ गया। चलो अब हम लोग केस 2 का बात करेंगे। ठीक है, अब हम लोग केस 2 के बारे में बात करते हैं। केस 2 को देखते हैं और समझते हैं। केस 2 क्या कहता है कि अगर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल इज मोर देन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देखो ध्यान से, अगर बोलेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो बोलेंगे कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को क्या करेंगे, जीरो मान लेंगे। क्या मान लेंगे, बोलो जीरो मान लो, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो नेग्लेक्ट कर देंगे तो इस केस में इस पूरे परिपथ से बहने वाली धारा कितना होगा, I इक्वल टू हो जाएगा NE, जो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, NR और प्लस स्मॉल r, यही हम लोग फॉर्मूला अभी डिराइव किया ना। चलो तो इसको एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो कर देते हैं, तो जीरो कर देंगे तो कितना हो जाएगा, बोलो NE और बटा R, यानी बोल सकते हैं I इक्वल टू N और E बाय R। चलो एक सेल हम लोग ड्रॉ करते हैं। चलो एक सेल है और देखो इसका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है, इसका इस सेल का क्या एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जीरो है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और इसका EMF E है। इस परिपथ से बहने वाली धारा I इक्वल टू कितना हो जाएगा, बोलो E बाय R होगा। E बाय R होगा, बात समझ में आया, क्या होगा, E बाय R होगा। E बाय R का मतलब एक सेल से बहने वाली धारा, यानी कि I इक्वल टू हो जाएगा N और बोलेंगे I डैश। आप देखो ध्यान समझो, अब मेरे पास क्या क्या आ रहा है, बोलो N गुने सेल से बहने वाली धारा के बराबर आ जा रहा है। देखो जैसे कि मान लो कि इस परिपथ का इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो इस पूरे परिपथ से बहने वाली धारा जो होगा वो N गुने सेल से बहने वाली धारा के बराबर होगा। अब देखो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो है इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो इस केस में क्या होगा, I इक्वल टू आया I इक्वल टू N इंटू I डैश। मतलब समझो, इसको मैं सिंपल सा वर्ड में समझाऊंगा, देखो ध्यान समझो कि मान लो इस पूरे परिपथ से, इस पूरे परिपथ में जो है 1000 सेल जुड़ा हुआ है और एक सेल से बहने वाली धारा मान लो 2 एम्पियर है और कितना सेल है, 1000 सेल है। और अगर इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम है, तो इस केस में तो क्या होगा, तो इस केस में इस परिपथ से बहने वाली धारा जो होगा वो N गुने सेल से बहने वाली धारा के बराबर होगा। अगर एक सेल से बहने वाली धारा 2 एम्पियर है और इस पूरे परिपथ में अगर 1000 सेल जुड़ा हुआ है, तो इस पूरे परिपथ से बहने वाली धारा कितना हो जाएगा, 2000 एम्पियर होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ सेल से, देखो यहाँ N इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सेल। बात समझ में आया। तो हम लोग यहाँ से समझ सकते हैं कि सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर कब फायदेमंद होगा। ठीक है, तो सेलों को समांतर क्रम में जोड़ने पर तभी फायदेमंद हो सकता है जब इसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम हो। अगर बोलेंगे कि इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, तो इस पूरे परिपथ से बहने वाली धारा जो होगा वो N गुने सेल से बहने वाली धारा के बराबर होगा। बात समझ में आ गया। तो फायदेमंद हुआ ना, क्योंकि हम लोग सेल को हमेशा कनेक्ट क्यों करना चाहेंगे, बहुत सारे सेलों को इसलिए कनेक्ट करना चाहेंगे क्योंकि हम लोग को करंट ज्यादा से ज्यादा मिले। तो ज्यादा से ज्यादा करंट कब मिलेगा, जब हम लोग इसका बोलेंगे कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तुलना में बहुत ज्यादा होगा, तभी हम लोग को क्या मिल सकता है, बोलो करंट ज्यादा मिलेगा। बात समझ में आया। अगर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बोल सकते हैं कि बाह्य प्रतिरोध बहुत ज्यादा है, तो इस पूरे परिपथ में 1000 सेल भी अगर जुड़ा हुआ है तो एक सेल से बहने वाली धारा के बराबर करंट देगा। तो कोई फायदा नहीं, हमको एक ही सेल से काम चला सकते हैं तब हम। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग को पूरा आई थिंक क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किरचॉफ्स लॉ के बारे में और बहुत अच्छा से उस टॉपिक को क्लियर करेंगे, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है दोस्तों, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ किरचॉफ्स लॉ। आप लोग इंतजार कीजिए तब तक। थैंक यू वेरी मच।